डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्ते, मैं डॉक्टर सिद्धि त्रिवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। विद्यार्थी मित्रों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जो इकाई आज पढ़ने वाले हैं वह है MHD 14 हिंदी उपन्यास 1 इकाई 17। इकाई 17 पूर्ण रूप से प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। प्रेमचंद के जीवन से लेकर उनके उपन्यास तक इकाई 17 के अंतर्गत जो बातें आने वाली हैं वह है गबन का रचनात्मक उद्देश्य, मध्यवर्गीय परिवार की कथा, गबन के पात्र, दयानाथ, रमानाथ। इकाई 17 पूरा गबन उपन्यास के पात्र निर्माण को ही उद्घाटित करती है। जब हम गबन उपन्यास के पात्रों की बात करते हैं तो पहले हम इसका उद्देश्य स्पष्ट करेंगे। उद्देश्य मूल रूप से ये रहा है कि गबन के जो पात्र हैं वह सारे इतने VVIP या उच्च स्तरीय अथवा एकदम निम्न कक्ष के नहीं है। तो कैसे है? मध्यम वर्गीय परिवार की कथा गबन उपन्यास में चलती है। अब इसका मेन उद्देश्य है कि मध्यम वर्गीय परिवार के चरित्रों के विविध पक्षों को उद्घाटित करना। गबन उपन्यास एक प्रेमचंद जी का ऐसा उपन्यास रहा है कि जो यथार्थ से आदर्श की ओर जाता है। यथार्थ क्या है? यथार्थ है कि गहना प्रेम है, सैर सपाटा करना, ये सारी चीज़ें यथार्थ से चलती है। ये सब चीज़ें बहुत पसंद आती हैं रमानाथ को, झालपा को। लेकिन आदर्श क्या है? आदर्श ये है कि वस्तु को त्याग करके देश प्रेम और देश सेवा करना। गबन का यही रचनात्मक उद्देश्य रहा है कि जो भी पात्र जैसे हैं प्रेमचंद जी ने मानो उसको वैसे ही रंग में उभार कर हमारे सामने पेश कर दिया गया है। थोड़ी बहुत मैं आपको गबन उपन्यास की स्टोरी के बारे में बताऊंगी। गबन उपन्यास एक ऐसा उपन्यास है जो बहुत सारे पात्र को लेकर नहीं चलता है। अक्सर देखा गया है कि उपन्यास यानी कि एक बैठक पे बैठ के पढ़ी जाने वाली किताब नहीं होती है। एक बैठक पे बैठ के पढ़ी जाने वाली अगर कोई किताब है तो वह है कहानियाँ। लेकिन उपन्यास यानी कि लंबी चलने वाली किताब है और ये उपन्यास में बहुत सारे पात्रों को सम्मिलित नहीं किया गया है, जबकि अन्य उपन्यासकारों के उपन्यासों में हम बहुत सारे पात्रों को देख सकते हैं। जब गबन उपन्यास की बात करते हैं तब गबन में मुख्यतः मध्यम वर्ग की परिवार की कथा को मुख्य लक्ष्य बनाया गया है। और ये परिवार की कथा पात्रों के माध्यम से एक एक करके मैं आपको समझाऊंगी। गबन के पात्र में आएंगे दयानाथ, रमानाथ, झालपा, अन्य स्त्री पात्र, अन्य वर्गों के पात्र, फिर सारांश, अभ्यास, प्रश्न। अब ये देखते हैं कि दयानाथ गबन के मुख्य पात्रों में से एक है। गबन के देखिए, अगर आपको ऐसा कभी पूछा गया परीक्षा में कि गबन के मुख्य कितने पात्र हैं, तो गबन के मुख्य 3 पात्र हैं, दयानाथ, रमानाथ और झालपा। दयानाथ
रमानाथ के पिताजी हैं और एक सरकारी कचेरी में नौकर थे। छोटी सी उनकी आय है और घर में दयानाथ के भाई वगैरह 3-4 बच्चे भी हैं। अब दयानाथ का चरित्र देखते हैं तो दयानाथ एकदम सीधे साधे व्यक्ति हैं। सरकारी कचहरी में जॉब करने के बावजूद भी वह रिश्वत लेना पाप समझते हैं। हालांकि वहाँ पे रिश्वत और ये सब चीज़ें बहुत चलती हैं, लेकिन वो कभी भी अनीति का पैसा कमाने में विश्वास करते नहीं हैं। उनका स्पष्ट रूप से मानना है कि हराम का पैसा हराम में ही जाता है, उसका कोई हम कभी भी सही उपयोग जीवन में नहीं कर सकते हैं। दयानाथ जी धर्म और अधर्म को भेद रूप में देख के सही फैसला करने वाले व्यक्ति हैं। वह अच्छी तरह भली भांति जानते हैं कि धार्मिक चीज़ें क्या है, अधार्मिक चीज़ें क्या हैं। एकदम भले मानुष। हाँ, वह ना यथार्थवाद में जीते हैं ना आदर्शवाद में जीते हैं। दयानाथ जी व्यवहारीवादी में जीते हैं। वो व्यवहार को समझते हैं। अगर किसी ने उनको 10 रुपये दिए हैं तो वह वापस उनको 10 रुपये लौटाने ही लौटाने हैं। ये व्यवहार है। तो एक तरह से देखें तो दयानाथ जी में कोई छल कपट नहीं है। वह कई बार रमानाथ को भी कहते हैं कि देखो, तुम कॉलेज में जाकर 2 महीने पढ़ाई करके तुमने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, तो आगे तुम बड़े हो, खुद कुछ कमाओ और पढ़ो, अपनी जिम्मेदारी संभालो। तुम एक ही ऐसे नवयुवक नहीं हो, काफ़ी नवयुवक ऐसे हैं जो नौकरियां करके अपनी पढ़ाई पूर्ण करते हैं। वह सारी स्थितियों को बहुत अच्छी तरह भली भांति देखते हैं। उनको पता होता है कि अगर ये गलत चीज़ चल रही है तो इसका कितना भयावह परिणाम आ सकता है, और वह सतत ये बात से एक चिंतित रहने वाले व्यक्ति हैं। जब रमानाथ की शादी की बात आती है तब उनकी पत्नी दयानाथ जी की उनसे कहती हैं रामेश्वरी कि अब लड़के की शादी कर देते हैं। तो दयानाथ कहते हैं कि लड़का कुछ भी कमाता नहीं है और ऐसे में वह कैसे जिम्मेदारी उठा सकता है। तब उनकी पत्नी कहती हैं कि बीवी दहेज लाएगी बहुत सारा। दहेज शब्द सुन के जैसे उनके बदन में एक बिजली सी कौंध जाती है। उनको बहुत बुरा लगता है कि दहेज कैसे और दहेज क्यों। जब हम शादी करते वक्त दहेज देते नहीं हैं तो शादी करते वक्त लड़की से दहेज कैसे ले सकते हैं। लेकिन पत्नी के आगे उनकी नहीं चलती हैं और वह अखबार पढ़ के चुप हो जाते हैं। दयानाथ जी का पूरा व्यक्तित्व अगर हम देखें तो बहुत ही सज्जन, सहृदय और नीतिवाद वाले व्यक्ति रहे हैं। अगर गबन उपन्यास में किसी पुरुष पात्र की प्रशंसा की जाए या उन्हें सर्वोच्च शिखर पर बहुत ही अच्छा माना जाए तो वह है दयानाथ। दयानाथ के बाद दूसरा गबन का मुख्य पात्र है रमानाथ। मैं पुनः दोहराती हूँ कि गबन के सिर्फ 3 ही पात्र मुख्य है। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि गबन के मुख्य पात्र के चरित्र चित्रण का विस्तृत रूप से वर्णन कीजिए तो दयानाथ, रमानाथ और जालपा, जो रमानाथ की पत्नी है। रमानाथ एक आधुनिक युवक है, मध्यम वर्गीय नई पीढ़ी का युवक है, और दयानाथ मध्यम वर्ग की पुरानी पीढ़ी के व्यक्ति हैं। रमानाथ का व्यक्तित्व अपने पिता से पूर्ण रूप से भिन्न है, या यूं कहा जा सकता है कि पूर्ण रूप से विरोध पक्ष में है। रमानाथ एक ऐसा व्यक्ति
जो कुछ भी कमाता नहीं है, पढ़ाई भी आगे पढ़ता नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं निभाता है, यहाँ तक कि शादी हो जाने के बाद भी वह इतना जिम्मेदार व्यक्ति नहीं बनता है कि गंभीरता से अपने घर का खर्चा उठा पाना। एक झूठा, एक अय्याश और एक बदमाश व्यक्ति के रूप में रमानाथ का चरित्र सामने आता है। रमानाथ जो है वह पढ़ाई छोड़ के घर पे बैठ जाता है और अपनी माँ पर, अपने भाइयों पर रौब जमाता है। सैर सपाटा करना, शतरंज खेलना और दोस्तों के साथ आवारागर्दी करना, ये उसका मुख्य कार्य है। रमानाथ है मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का, लेकिन उसकी रहनी कहनी, उसके शौक, वो जो कपड़े पहनता है वह सब एवन होते हैं। और वो कैसे होते हैं? दोस्तों के द्वारा दिए गए अच्छे कपड़े पहनना, दोस्तों से पैसे लेके खर्च करना, दोस्तों के साथ शौक पूरे करना, और जो चीज़ नहीं है वह डबल रूप से उसे वैसी दिखाना, ये मुख्य कार्य रमानाथ का रहा है। यहाँ तक रमानाथ का चरित्र गिर जाता है कि वह देश भक्ति के रूप में डूबे लोगों की गवाही भी कोर्ट में झूठी देता है, जिसकी वजह से उन सब लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। रमानाथ एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है और वह जो भी करता है, जैसे भी जीता है, सिर्फ अपने लिए। ना पहले उनको अपने भाई बहन की फिक्र थी, ना माँ बाप की, और ना शादी के बाद झालपा की। रमानाथ केवल स्व यानी कि मैं, यही बात को लेकर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति है। रमानाथ को एक ही फिक्र है कि मेरे शौक अधूरे ना रह जाए, मुझे जो चाहिए वो चाहिए, मेरी पसंद जो है वो है, मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, मैं कोई बांधछोड़ नहीं करूँगा। मेरे लिए मेरा ही महत्व सबसे ज़्यादा अग्र रहा है। दूसरों की सोचना समझना, ये कोई बात समझने वाला रमानाथ नहीं है। रमानाथ यहाँ तक कि इतना कर्जा चढ़ा लेता है कि कर्जा न देने पर बार बार शराफ घर पे आके रुपयों का तकाजा करता है। उस डर से कलकत्ता भाग जाता है। तो एक पलायनवादी व्यक्ति के रूप में भी रमानाथ को हम चित्रित कर सकते हैं। रमानाथ के बाद अगर इस उपन्यास में कोई मुख्य पात्र है तो वह है झालपा। झालपा पंडित दीनदयाल वकील बाबू की बेटी है। आप ये उपन्यास पूरा पढ़ेंगे तो उनमें एक उच्च वर्गीय पात्र है पंडित दीनदयाल और उनकी पत्नी जग्गो, और ये और उनकी पत्नी झालपा पंडित दीनदयाल की बेटी है। और झालपा की पहले से ही ऐसी सोच रही है कि आराम किया जाए, शौक पूरे की जाए और अपने में ही मस्त रहा जाए। यानी कि झालपा भी कहीं स्व में ही जीने वाली युवती दिखाई पड़ती है। लेकिन झालपा में परिवर्तनशील स्वभाव पाया जाता है। झालपा एक विचारशील महिला है। कैसे? जब झालपा की शादी होती है तब रमानाथ ने उसे दिखाया था कि मैं बहुत पैसे वाला धनिक आदमी हूँ, मैं ऐसे रुपया कमाता हूँ, मैं वैसे खर्च कर सकता हूँ, तुम जो चाहो मैं तुम्हें दिला सकता हूँ। झालपा घर में जब थी तब वह एक विलासिनी नारी के रूप में हम उसके चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन जब झालपा को सारी सच्चाई पता चलती है तब उसका पूरा चरित्र हमें पूजनीय दिखाई पड़ता है। उसके चरित्र ऊंचाई की परिकाष्ठा को छू लेता है। जब सराफ बार बार घर पे आके रुपयों का तकाजा करता है तब झालपा एक विचारशील महिला के रूप में हमारे सामने आती है। वो
सोचती है कि अगर इसके पास इतने सारे पैसे हैं, अगर ये पैसे वाला है, तो मांगने कर्जा क्यों आते हैं सब लोग, ये कर्जा चुकाता क्यों नहीं है। आगे जब पलायन झालपा को हम गहनों की प्रेमी के रूप में भी चित्रित कर सकते हैं। आभूषणों के प्रति उसे अति लगाव था और ये आभूषणों के चक्कर में ही उसके पति ने कर्जे पर कर्जा लिया था। पहले चंद्रहार, फिर पायल, फिर कंगना, तो ये सारी चीज़ों में ही, और वो सोने के सारे, ये कर्जा बढ़ गया था। लेकिन एक स्थान पर झालपा ये बात करती हैं कि शुरुआती प्रेम कोई भी पुरुष हो 1 या 2 साल का ही रहता है, उसके बाद ये प्रेम कम होने लगता है और बेचारी महिलाएं इस प्रेम को बनाए रखने के लिए अपने आप को सजाती रहती हैं, निखारती रहती हैं, आभूषणों को भी प्रयोग करती रहती हैं ताकि एक आकर्षण जो है वो कम ना हो। तो ये चीज़ एक नई ही हमें देखने को मिलती है कि झालपा के मन में कहीं ना कहीं डर था कि मेरा पति मेरे आकर्षण से कभी छूटना नहीं चाहिए। दूसरा कि जब झालपा कलकत्ता अपने पति को खोजने के लिए जाती है, तब वह अपने सारे गहने गंगा में डुबो देती हैं, क्योंकि उसका गहनों के प्रति का मोह वहां समाप्त हो जाता है। वह सोचती हैं कि जितना गंगा में गहनों को डुबाकर खुशी मिली है, उतनी गहने खरीदते वक्त भी नहीं मिली जितना मैं गहनों को गंगा में डुबाकर खुश हूं। झालपा को जब पता चलता है कि रमानाथ के झूठे बयान स्वरूप काफी सारे लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है, तब झालपा एक निर्णय लेती हैं कि मैं देशभक्ति, देश सेवा और राष्ट्रीयता को बनाए रखने के लिए अपना जीवन समर्पण करूंगी, और वह एक त्याग और सेवा की मूर्ति बन जाती है। दीनदयाल के परिवार का पूरा खर्च वो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेती हैं और उसके बाद अपना पूरा जीवन वह सेवा और त्याग में बिताती हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आप देख सकते हैं कि झालपा का चरित्र एक ऐसा रहा है कि जिसको गहनों के प्रति इतना मोह है, इतना लगाव है, और वह घर में थी तब एकदम विलासिनी की तरह रहती थी, लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकलते उनको दुनिया का संपर्क हुआ, दुनिया की सच्चाई सामने आई कि उसने तुरंत अपना विलासीन रूप का चरित्र त्याग के सेवा और समर्पण का चोला पहन लिया। झालपा में ये बात बहुत ही बड़ी रही है, लेकिन ये बात रमानाथ में उपन्यास शुरू होने से लेकर अंत तक कहीं भी कभी भी देखने को मिलती नहीं है। अन्य स्त्री पात्र की बात करें तो अन्य स्त्री पात्रों में पंडित दीनदयाल की पत्नी रतन, वकील बाबू की पत्नी रतन, देवीदान की पत्नी जगो और एक जौहरा नामक वेश्या का चरित्र निर्मित होता है स्त्री पात्रों में। जो रतन है वह एक उच्च वर्गीय स्त्री बताई गई है। वकील बाबू के गुजर जाने के बाद उसका भतीजा ही उसको उसके घर से निकाल देता है और वह स्वावलंबन नहीं है, इसलिए वो भटकती है। उसको कहता है कि पति के गुजर जाने के बाद ये घर तुम्हारा घर नहीं रहा है। वहाँ एक विधवा की दुर्दशा पर भी प्रेमचंद ने विचार किया है कि ये कैसा न्याय कि पति के गुजर जाने के बाद उसकी मिल्कत से उसकी पत्नी को ही बेदखल कर दिया जाए।
तो वो कहाँ जाएगी? तो ये बात प्रेमचंद जी ने गहरी दृष्टिपात करके निर्मित की है। उसके बाद है जग्गो। जग्गो जो है वो देवीदान की पत्नी है और खुद पैसे कमाती है और स्वावलंबन है अपने आप पर, किसी परावलंबन वो जीवन नहीं जीती हैं और उसका जीवन बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पति भी बहुत बढ़िया है, लेकिन बस एक ही दुख बताया गया है वहाँ कि उसका बेटा अब जीवित नहीं है। बाकी जग्गो के चरित्र का पूर्ण रूप से वर्णन बहुत ही सही और अच्छा रहा है। जोहरा नामक एक वेश्या का जहाँ पे उल्लेख आता है, वहाँ प्रेमचंद जी ने वेश्या के चरित्र चित्रण, उनके जीवन को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर उनके चरित्र का उद्घाटित किया है। और प्रेमचंद जी बाखूबी हम उनके अन्य उपन्यास में भी देख सकते हैं कि वेश्या, विधवा, इन सब दहेज, इन सब प्रथाओं पे वो खुल के बात करते हैं और उन्होंने शायद अपने कोई ना कोई पात्र, चाहे वो मुख्य है या गौण है, इन पात्रों को उनकी समस्याओं के साथ जोड़कर उद्घाटित किया ही है। निसंकोच जोहरा स्वावलंबी है, लेकिन कैसे अपने देह को बेचकर। वो सतत ये सोचती रहती है कि जब जवानी ढल जाएगी फिर मैं क्या करूंगी, फिर मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कैसे रहूंगी, अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगी। ये चिंता, जोहरा की चिंता के माध्यम से प्रेमचंद जी ने पूर्ण वेश्याओं की चिंता को यहाँ उद्घाटित किया है। अन्य वर्गों के पात्रों में हम देखें तो जग्गो का पति देवीदान। देवीदान एक ऐसा व्यक्ति है जो भले ही निम्न वर्ग का है, लेकिन सच्चा देशभक्त है। स्वदेशी चीज़ों को उपयोग में लाने वाला, एक सही नैतिकता पर चलने वाला एक प्रामाणिक इंसान है। वह कभी भी कुछ गलत नहीं करता, कुछ बुरी चीज़ों में नहीं फंसता, कुछ बदियों में नहीं फंसता। वह मेहनत से रोटी खाने वाला व्यक्ति है। वह जब देखता है कि मजदूरों पर बेतहाशा बहुत सारे जुल्म होने लगते हैं, तब देवीदान की आत्मा अंतर से चित्कार कर उठती है कि ये उच्च वर्गीय जो अपने आप को उच्च वर्ग पर बैठाए रखते हैं, वह कुछ भी करे कैसे चल सकता है और निम्न वर्ग पे इतने कोड़े। देवीदान एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति रहा। देवीदान के बाद वकील बाबू की जब हम बात करें तो वकील बाबू एक उच्च वर्ग के पुरुष हैं, लेकिन वकील बाबू अच्छे हैं। वकील बाबू कई बाबतों में हमें लगता है कि सही है, और वकील बाबू के साथ अगर आप रमानाथ के चरित्र को जोड़ेंगे तो एक चीज़ में बहुत डिफरेंस आता है कि रमानाथ स्त्री शिक्षा का विरोध करता है, जबकि वकील बाबू स्त्री शिक्षा का विरोध नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वह यूरोप गए हुए थे। उन्होंने यूरोप में देखा कि स्त्री पुरुष समान रूप से चलते हैं, स्त्री की शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्त्री खुल के बाहर आनी चाहिए, उनको वो सारे हक मिलने चाहिए जो एक पुरुष को मिलते हैं। और रमानाथ इन सारी बातों को बहुत ही ऐसा कहे कि इन सारी बातों को बहुत ही नीचे तौर तरीकों से, या यूँ कहा जाए कि बहुत ही घटिया तौर तरीकों के माध्यम से इन सारी चीज़ों को जोड़ के वह इसे अच्छा नहीं समझता है। तो रमानाथ से तो बेटर है कि वकील बाबू इतने पढ़े लिखे भी हैं और उन्होंने दुनिया भी देखी है। तो वकील बाबू गबन के अन्य वर्गों के पात्रों में से एक हैं। ये सारे अन्य पात्रों में वकील बाबू, उनकी पत्नी रतन, देवीदान, जग्गो, फिर जोहरा, ये सारे अन्य वर्ग के पात्र हैं। अन्य स्त्री पात्र पूछे जाए गबन के, अन्य क्यों? क्योंकि झालपा तो मुख्य पात्र है, लेकिन अन्य स्त्री पात्र पूछा गया है सिर्फ, तो रतन, जग्गो और जोहरा, ये तीन आएंगे मुख्य रूप से। अगर मुख्य पात्र पूछा जाए तो मुख्य पात्र में दयानाथ,
रमानाथ और जालपा। अब जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो सारांश पूरा यही है कि गबन एक मध्यम वर्गीय परिवार की कथा है जहां एक नैतिकवान पिता भी है, दहेज की लालचू माँ भी है, एक गहनों की शौकीन महिला भी है और एक अय्याश उसका पति भी है। लेकिन परिवर्तन उस महिला के जीवन को पूर्ण रूप से स्वच्छ कर देता है। अब अभ्यास सारांश प्रश्न में देखें तो सारांश में है, अभ्यास प्रश्न में देखें तो मध्यम वर्गीय परिवार की कथा को उद्घाटित करते हुए गबन के अन्य पात्रों का परिचय दीजिए। गबन के मुख्य पात्रों का चित्रण करते हुए गबन के अन्य स्त्री पात्रों का परिचय दीजिए। गबन का रचनात्मक उद्देश्य वर्णित करते हुए दयानाथ के पात्र को विस्तृत रूप से समझाइए। ये सारे रहेंगे उसके मुख्य प्रश्न। अगर आपको शॉर्ट नोट यानी टुक नोट में अगर पूछा गया तो दयानाथ का चरित्र, रमानाथ का, जालपा का, अन्य स्त्री पात्र गबन के, तो यही सारे उनके अभ्यास प्रश्न रहेंगे। तो मैं आशा करती हूँ विद्यार्थी मित्रों कि आज गबन की इकाई 17 में हमने जो भी पढ़ाई की वह आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद। स्वाध्यायः परः।